हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार नालंदा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कि जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि मौद्रिक नीति, ठीक है ना। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आरबीआई की मौद्रिक नीतियों की बात की थी कि आरबीआई की मौद्रिक नीतियां क्या क्या होती हैं और किस किस आधार पर करती हैं। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब की गई थी, किसके सिफारिशों पर की गई थी। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति के समिति में 6 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। 6 सदस्य। तो 6 सदस्य में कौन होते हैं? 3 आरबीआई के तरफ से और 3 सरकार के तरफ से, ठीक है ना। लेकिन अगर यदि यहाँ जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन किस आधार पर होता है? वोट के आधार पर। अगर मान लो ये भी अगर यदि वोट समान हो गया तो यहाँ पर सर्वाधिकार प्राप्त किसे है? यहाँ पर गवर्नर को सर्वाधिकार प्राप्त है कि वो अपना फैसला कर सकता है, ठीक है ना। तो जब मौद्रिक नीतियों की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जो मौद्रिक नीतियां जारी करता है वो 2 तरह से करता है। क्या क्या करता है? एक तो मात्रात्मक होता है, दूसरा गुणात्मक होता है, ठीक है ना। मात्रात्मक और गुणात्मक। तो जब मात्रात्मक बात आई कि जिस पर वह अपने दरों को ऊपर नीचे करती है, जिसमें रेट की बात आती है, जिसके आधार पर हम पिछले में डिस्कस किया हम लोगों ने, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, कि इसमें क्या हो रहा है कि वो दर को ऊपर नीचे करती है और अर्थव्यवस्था में होने वाले मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। जब देखती है कि मुद्रास्फीति का समय हो गया तो ये क्या करती है? दर को बढ़ाती है। जब मुद्रा संकुचन की स्थिति हो गई तो ये दर को कम करती है, ठीक है ना। अब उसी तरह आज हम लोग बात करेंगे आरबीआई का गुणात्मक मौद्रिक नीति। गुणात्मक मतलब जो नियम कानून के दायरे में किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला जो आ रहा है वो है चयनात्मक साख नियंत्रण। चयनात्मक, फिर होता है साख की राशनिंग, साख का स्वीकृतिकरण योजना, नैतिक प्रभाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही और मार्जिन निर्धारण। ये जो सभी हैं, ये सभी क्या है? ये सभी उसके जो हैं ये गुणात्मक उपकरण है जो विभिन्न बैंकों पर दिशा निर्देश जारी कर, नियम बनाकर उनके ऊपर में ये कंट्रोल करती है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन सामान्य स्तर पर बना रहे, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है गुणात्मक साख नियंत्रण। तो जब गुणात्मक साख नियंत्रण की बात आई है उस समय देखो कि हम लोग का बात कब आया? 1991 में हम लोगों ने कौन सी नीति अपनाई? एलपीजी की। एलपीजी की मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। याद रखिएगा ये नीति लाने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना। और लाने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अब देखिए यहां पर भी बात आ रही है उदार की, कि बैंक जब ये देखता है कि कुछ उदार नीति को अपनाना चाहिए, मतलब क्या है? कुछ बैंकों को रियायत देना चाहिए, उनके साथ में जो समाज हित, समाज कल्याण की बात हो रही है, उन समाज कल्याण को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उन बैंकों को दिशा निर्देश दिया जाए जिससे समाज का कल्याण होता रहे, ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में जब देखता है तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई उसमें चयनात्मक साख नियंत्रण की नीति को अपनाता है कि इसमें क्या होता है, वह कुछ बैंक अथवा सभी बैंकों को एक साथ वो दिशा निर्देश जारी करता है। तो वो क्या क्या 3 दिशा निर्देश कौन कौन से जारी किए उसने? सबसे पहला मूल्यांतर के संबंध में। मूल्यांतर के संबंध में क्या कि जो यहाँ गिरवी रखने वाली वस्तु की बात है कि हम लोग जो गिरवी रखते हैं और उसके एवज में जो ऋण दिया जाता है उन दोनों का बीच में कितना अंतर रखा जाए, ठीक है ना। ऋण देने पर प्रतिबंध मतलब क्या कि जब देखता है कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है, फलस्वरूप क्या करेगा वो? कुछ बैंकों को कहेगा भाई अभी आप ऋण देना बंद करें, अथवा अगर आप ऋण देते हैं तो आपको हमसे अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो वही पूर्वानुमति से ऋण देना होता है। अब देखो ये नीति जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आवश्यक वस्तुओं को सट्टे और जमाखोरी की साथ सूच। अब जैसे देखो हम लोग जब देखते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन
मुद्रास्फीति। तो ये मुद्रास्फीति कब होती है? जब कारोबारी लोग क्या करते हैं कि उत्पादन तो उतना हो रहा है लेकिन क्या कर रहे हैं, उसे अपने गोदामों में भर ले रहे हैं। फलस्वरूप बाजार में क्या दिखता है? अल्पकालीन समय के लिए कमी दिखता है। और वो गोदाम में क्या भरते हैं? फ्री में नहीं, पैसा देते हैं। तो अब जब बात उनके पास अधिक पैसा था, इसके चलते उन्होंने क्या किया, उस अधिक सामान खरीद कर अपने गोदाम में रख दिया और क्या हो गया? मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, मतलब महंगाई उत्पन्न होगी। तो उन परिस्थितियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, उससे सट्टेबाजी या जमाखोरी को कैसे रोका जाए, इन सुविधाओं पर रोक लगाने के लिए चयनात्मक साख सुविधा की का वो चयन करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया वस्तुओं की कीमत में होने वाली वृद्धि को रोकना। सेम स्थिति, यही मुद्रास्फीति की कीमत कब वृद्धि हो रही है? जब अर्थव्यवस्था में, बाजार में हमको अल्पकालीन वस्तुओं की कमी देखने को मिलती है, उस समय क्या होता है? उस समय हमारा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि उत्पन्न हो जाएगा। तो जब जमाखोरी को ही रोक दिया जाएगा तो हमारी वस्तुएं क्या होंगी? सीधे सीधे बाजार में आएंगी और उससे हमारा अर्थव्यवस्था में महंगाई नियंत्रित रहेगी। तो ये था उसका चयनात्मक साख नियंत्रण। ठीक है ना। नेक्स्ट है साख की राशनि। साख की राशनि, साख का मतलब क्या बोले थे? साख का मतलब ऋण, और राशनि का मतलब क्या होता है? उसको नियंत्रित कर देना। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण कौन देता है? प्रत्येक वाणिज्यिक, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, उन कॉमर्शियल बैंक को ऋण देने का काम किसका है? क्रेडिट, वो एक ही का काम है, वो है आरबीआई का। ठीक है ना। तो अंतिम ऋणदाता कौन हुआ? आरबीआई। जब अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई ये देखता है कि हम सभी बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, जैसे मान लो कॉमर्शियल बैंक तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक हैं। अब सभी बैंक एक साथ एक बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में धन आरबीआई से मांगने लगे, तो क्या सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा? सभी बैंकों की आवश्यकताओं नहीं कर पाएगा। फलस्वरूप वो क्या करता है? सभी बैंकों के लिए एक सीमा निर्धारण, साख की राशनि का मतलब हो गया सीमा निर्धारण। वो एक सीमा निर्धारित कर देता है कि इससे अधिक ऋण आपको नहीं दिया है। जैसे मान लो अगर आप कोई काम करने जाते हो, जैसे मान लो आप घर बनाते हो, आप घर बनाने में आपने अपना बजट रखा है क्या? 10 लाख का आप अपना बजट रखे हो कि 10 लाख का मुझे घर बनाना है। ठीक है। अब आप क्या करते हो? आप सीमित चलते हो कि मुझे उस 10 लाख से। लेकिन अगर मान लो घर बनाने के टाइम में एक पीछे से कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो, बोले कोई बात नहीं, तुम घर बनाओ, जितनी तुम्हारी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी उसको मैं पूरा करूंगा। अब क्या होगा? अब आप इससे परे चले जाओगे क्या? फिर आप अपने शौक सामान के आधार पर आप खर्च को बढ़ाने लगोगे। लेकिन जब वो नियंत्रित कर देगा कि भाई देख 10 लाख तुम्हारे पास वो बना, हम 2 लाख दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे, तो फलस्वरूप आप जो अपना बजट बनाओगे, घर बनाओगे, कैसे बनाओगे? इस 12 लाख में, मतलब आप अपने खर्चे को सीमित कर लोगे। लेकिन जब वो बोल दे कि नहीं आप करो, हम हैं, दैट मीन्स असीमित, तो फिर आप अपने खर्चे क्या करने लोगे? असीमित करने लोगे। उसी तरह से यहाँ भी है कि आरबीआई अन्य बैंकों के पीछे ऋण के लिए खड़ी तो होती है, जैसे जब आवश्यकता जितनी पड़ती है उतनी दी जाती है। लेकिन जब आरबीआई देखने लगता है कि हम सभी बैंक की जो आवश्यकता है, मौद्रिक आवश्यकता है, उनको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, फलस्वरूप क्या करेगा? वो एक सीमा निर्धारित कर देगा सभी बैंकों के लिए कि भाई आपको हम इतना दे सकते हैं, उससे अधिक ऋण नहीं देंगे। अब जब वो उतना बोलेगा तो अन्य जो वाणिज्यिक बैंक है वो क्या देखेंगे कि उनको भी उसी आधार पर, जितना उनको मिलेगा उसी आधार पर वो अर्थव्यवस्था में लोगों को ऋण प्रोवाइड करेंगे। और ऐसा बंद कर देने के कारण उनकी जो ऋण देने की शक्ति जो है वो क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। जैसे अगर यदि असीमित आरबीआई देता तो भी ऋण क्या करते हो? असीमित देते। लेकिन जब आरबीआई उनको खुद को एक लिमिट दे देता है कि हम उस लिमिट से अधिक आपको हम ऋण उपलब्ध नहीं कराएंगे, फलस्वरूप उनकी शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो अर्थव्यवस्था में ऋण क्या देंगे? कम देंगे। ठीक। तो साख की राशनि का मतलब समझ में आया कि साख की राशनि का मतलब हो गया कि जो ऋण देने की जो क्षमता है उसको सीमित कर देना, अर्थात ऋण देने वाली मात्रा को नियंत्रित कर देना, ये हमारा कहलाता है साख की राशनि। नेक्स्ट हो गया साख स्वीकृतिकरण योजना। इस योजना को लाया गया था 1965 में। ठीक है ना।
और इसको 65 में लाया गया, लेकिन उसको उस समय में इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इंप्लीमेंट कब किया गया? 1 नवंबर 1975 को। उसके अंतर्गत क्या था? साख स्वीकृतिकरण योजना के तहत अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ये दिशा निर्देश दिए जाते थे, किसी एक व्यक्ति अथवा एक संस्थान को यदि 2 करोड़ या उससे अधिक के ऋण देनी हो तो उससे पहले आपको अनुमति किससे लेनी होगी? उससे पहले आपको आरबीआई की अनुमति लेनी होगी। ठीक है ना? कि साख स्वीकृतिकरण, देखिए नाम से ये स्वीकृति चाहिए आपको, तो स्वीकृति किसकी चाहिए? आरबीआई की स्वीकृति चाहिए। जैसे मान लो एसबीआई किसी व्यक्ति को 2.5 करोड़ का ऋण देता है। अब उस समय बात थी 1 नवंबर 75 के बाद और 1988 से पहले। तो ये बात जब थी तब उस समय क्या था कि अगर आरबीआई किसी एक व्यक्ति अथवा संस्थान को मतलब फर्म को अगर ऋण देती है तो उसको उससे पहले क्या होगा? आरबीआई से स्वीकृति। जैसे हम लोग जब कोई भी लोन लेने जाते हैं तो किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? मैनेजर की। मैनेजर उसको अप्रूव करता है, तब हम लोगों का लोन अप्रूव होता है। उसी प्रकार यहाँ अप्रूवल की बात है कि 2 करोड़ या उससे अधिक की ऋण अगर किसी एक व्यक्तिगत संस्था को या किसी एक व्यक्ति को देना हो तो उस परिस्थिति में उसको आरबीआई की अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती थी। किंतु याद रखिएगा 1998 से इसे उसने मुक्त छोड़ दिया। किंतु केवल मुक्त छोड़ा है, ऐसा नहीं है कि वह नजर नहीं रखता। आरबीआई उसके ऊपर नजर रखता है। जो नजर रखता है उसी को कहते हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। कि जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो व्यक्ति अथवा संस्थान को ऋण दिया जा रहा है उस पर नजर कौन रखता है? आरबीआई रखता है कि किस किस परिस्थिति में उसने अन्य वाणिज्यिक बैंकों ने किस संस्थान को और कैसे ऋण दिया। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? ये केवल नजर रखने की बात हो गई। लेकिन उससे पहले जो था, याद रखिएगा, ये प्री में पूछता है साख स्वीकृतिकरण योजना को कब समाप्त किया गया? तो साख स्वीकृतिकरण योजना को समाप्त किया गया 1988 में। और उसके बाद क्या आरंभ किया गया? क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। कि जो उधार दिया जा रहा है उस पर नजर, उस पर निगरानी रखने का काम आरंभ किया गया और ऋण देने के लिए वित्तीय संस्थाओं को स्वतंत्र छोड़ा गया। मतलब यहाँ बैंक उदार नीति को अपनाया। ये कौन सी नीति होगी? उदार नीति, जब आपको स्वतंत्र कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट है नैतिक दबाव। अब देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है? दबाव की बात आ रही है। मतलब बाय फोर्स, जोर जबरदस्ती हमको आपसे कराना पड़ेगा। कि मतलब यहाँ पर नैतिक दबाव और प्रचार का उपयोग करने का तात्पर्य क्या? देखो आरबीआई कि सभी बैंकों पर नियंत्रण और नियमन करने का काम किसका है? आरबीआई का। और सभी वाणिज्यिक बैंक क्या जानते हैं कि इसके दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अथवा क्या करेगा? आरबीआई उसको विभिन्न रूपों से दंडित कर सकता है। तो मतलब यहाँ आरबीआई उसी दबदबा को, अपने उसी प्रभाव को यहाँ जारी रखते हुए वो क्या कहेगा कि बैंकों को जो दिशा निर्देश जारी किया, जैसे मान लो हम लोग अभी पढ़े मात्रात्मक जो मौद्रिक नीति पढ़े कि जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओएमओ। अब इसमें जो भी वो परिवर्तन करे उस परिवर्तन को मानना अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए बाध्यता हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर नियंत्रण नियमन कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा यहाँ अपने दबाव को प्रभाव करते हुए, अपने दबाव का प्रभाव का व्याख्या करते हुए या अपने दबाव का उपयोग करते हुए अन्य बैंकों से अपने द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का वो जबरदस्ती पालन करवाता है। क्लियर? तो ये था हमारा नैतिक दबाव। अब आता है प्रत्यक्ष कार्रवाई। अब देखो प्रत्यक्ष कार्रवाई मतलब क्या हो गया कि भाई अब अगर मेरा बात नहीं माने तो हम आपके ऊपर क्या करेंगे? कार्यवाही करेंगे। और वो भी क्या? इनडायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको प्रत्यक्ष। अगर मान लो जैसे आरबीआई दिशा निर्देश जारी की और पीएनबी उसको नहीं मानती है, तो ऐसा है कि वो पीएनबी के लिए सभी बैंकों को ऐसा
दंडित करेगी नहीं, वो क्या करेगी, केवल पीएनबी, उसके लिए उसने दिशा निर्देश अगर जारी नहीं किए तो क्या करेगा, हो सकता है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे अथवा किसी अन्य रूप से उसको दंडित करे, पाबंदी कर दे कि अब आपको हम इतना ऋण नहीं देंगे, इतना देंगे। इस आधार को अगर यदि वो करता है तो वो कहलाता है हमारा प्रत्यक्ष कार्रवाई, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कार्रवाई का तात्पर्य हो गया कि सीधे सीधी उसके दिशा निर्देशों का पालन न करने पर उन बैंकों पर एक्शन लिया जाएगा जो बैंक उसके दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। अंतिम है मार्जिन निर्धारण। अब देखो मार्जिन जैसे हम लोग जब कोई दुकानदार के पास जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वो अगर जैसे बोलता है कि भाई 20 रुपए, हम बोलते हैं भाई नहीं मुझे 17 रुपए में दो, तो वो एक वर्ड बोलता है क्या, भैया इतना मार्जिन ही नहीं है। मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर दुकानदार का परिप्रेक्ष्य का बात हुआ तो मार्जिन का तात्पर्य हो गया कॉस्ट ऑफ परचेस प्लस प्रॉफिट, वही उसका सेल वैल्यू हुआ। तो मार्जिन का मतलब क्या हुआ, जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वही उसका यहाँ मार्जिन हुआ। उसी तरह बैंक भी यहाँ अपना मार्जिन निर्धारण करता है। क्या मार्जिन निर्धारण करता है कि वो जो ऋण देता है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, सिक्योर ऋण, सुरक्षित ऋण। अब देखिए यहाँ पर जब ऋण की बात आई तो ऋण भी हम आपको बता दें, ऋण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है सिक्योर, सेकेंड होता है अनसिक्योर, मतलब सुरक्षित और असुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण का तात्पर्य हो गया कि जो भी हम गिरवी रख कर जो हम बैंक से लेते हैं तो उसमें बैंक का क्या हो गया, सुरक्षा, कि भाई तो पैसा नहीं चुकाएगा उसको हम जब्त कर लेंगे। तो जितने भी तरह का लोन पड़ते हैं, चाहे व्हीकल लोन हो, हाउस लोन हो, लैंड लोन हो, ये सभी लोन के अगेंस्ट में क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ उसके संपत्ति गिरवी रखते हैं और उसके पश्चात हमको बैंक ऋण देती है। अनसिक्योर ऋण मतलब असुरक्षित, और इसमें केवल एक ही है, वो है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसके लिए हमको किसी प्रकार का कोई भी बंधक रखने की जरूरत नहीं होता। वो किस पर मिलता है, हमारे गुडविल के आधार पर मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ बात किसकी हो रही है मार्जिन निर्धारण में, सिक्योर ऋण की। अब जब सिक्योर ऋण की बात हुई, जब हम वहां उसको गिरवी रखते हैं, उस परिस्थिति में बैंक देखता है कि हमको इसके अगेंस्ट में कितना देना है, ताकि जो बची हुई राशि जो है वो हमारे ऋण की वापसी को सुनिश्चित करे। जैसे मान लो अगर यदि 100 रुपए का सामान आपने गिरवी रखा और बैंक 100 रुपए का ऋण दे दे, तब आप क्या हो गए, अब फ्री, कि आपने जितना दिया उतना आपको प्राप्त हो गया। अब आप ऋण नहीं लौटाते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई हानि है नहीं है। किंतु आपको अगर यदि बैंक ये 100 रुपए का सामान आपने गिरवी रखा, ठीक है ना, गिरवी रखा, और बैंक आपको क्या दिया, 80 रुपया, मतलब ये जो 20 रुपया जो मार्जिन उसने रखा, वो किस लिए रखा, कि ताकि वो 20 रुपए कि अगर आप नहीं लौटाते तो आपके क्या होंगे, ये जो 20 रुपए थे, क्योंकि उस आपने जो वस्तु उसके पास रखा उसका मूल्यांकन कितना हुआ, 100, उसका मूल्यांकन किया गया 100 रुपए। अब क्या हुआ, बैंक उस पर इन्वेस्ट किया 80 और आपका निवेश है 20। जैसे हम लोग कोई गाड़ी लेने जाते हैं या स्कूटर, उसमें क्या देना पड़ता है, हम लोग को डाउन पेमेंट देना पड़ता है। वो जो डाउन पेमेंट देते हैं वही हमारा क्या हुआ कि उसका ऋण वापसी की गारंटी नहीं, तो वो सामान तो ले जाएगा और साथ में डूब क्या जाएगा जो आपने डाउन पेमेंट दिया था। क्लियर। उसी तरह यहां भी कि इस मार्जिन निर्धारण में आरबीआई यह चीज देखती है कि वो ये निर्धारित कर देती है कि किस वस्तु के ऊपर में अधिकतम कितना ऋण दिया जाए, कि ताकि बचा हुआ जो मार्जिन है वो उस ऋण वापसी की गारंटी बन सके, उस ऋण वापसी को वो सुनिश्चित कर सके। क्योंकि अगर सुनिश्चितता नहीं होगी, ऋण वापसी की गारंटी नहीं होगी, तब क्या होगा, तब उपभोक्ता किसी प्रकार का ऋण वापसी नहीं करेगा। तो ये जो था हमारा, ये था हमारा आरबीआई का गुणात्मक मौद्रिक नीति। अब जो हम लोग आगे लेक्चर में हम लोग करेंगे, आगे लेक्चर में हम लोग का होगा भारत में बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि भारत में पहला बैंक कौन सा स्थापित हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन सी बैंक की स्थापना कब की, उसके बाद देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक कब स्थापित हुआ, फिर हम लोग देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है ना, कि जैसे जब देखेंगे दो बार भारत में राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 और 1980 में, तब देखेंगे किस किस परिस्थिति में कौन कौन बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया और राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है,
तो ये सभी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।